बीजेपी की जो ये रणनीति थी दक्षिण की, क्या ये उसी दिशा में टैली भी जा रही है कि हम 33 से बढ़कर लगभग 50 पर पहुंच गए हैं, या जो सोचा था बीजेपी ने वो अभी हासिल नहीं हो पाया दक्षिण में? विकास चंद्रा। एक बार सवाल फिर से दोहराएं। जो बीजेपी की दक्षिण को लेकर रणनीति थी, क्या उसी रणनीति के आधार पर टैली अभी नजर आ रही है? 33 की सीटें बढ़कर अब 50 हो गई हैं, या कहीं पीछे रह गई है बीजेपी? यह सफल है अपनी रणनीति में दक्षिण भारत को लेकर? नहीं, जो दक्षिण में सफलता मिली है इस लोकसभा चुनाव 2024 में, उसको लेकर बीजेपी में काफ़ी प्रसन्नता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी केरल और तमिलनाडु में दावे तो कर रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी का भी कहना था कि यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपने पाँव को जमाओ, अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करो। और इस समय बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बेशक तमिलनाडु में सीटें जितना हम चाहते थे नहीं अगर हमें मिली, कर्नाटक में अगर हमको नहीं मिली, लेकिन माफ़ करें कि केरल में, लेकिन उनका कहना है कि कर्नाटक से निकल करके अब हम सभी राज्यों में पहुंच गए हैं और हमारी एक राजनीतिक जमीन वहां पर अब बन गई है। उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा जो लाभ पार्टी को मिला है वो ये मिला है कि दक्षिण भारत में अब बीजेपी एक अनजान पार्टी के रूप में नहीं रही, जैसा कि पहले उसकी स्थिति थी कि कोई उसके पास आता नहीं था। कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता ही बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया करते थे। तो कहा कि बीजेपी के सभी नेताओं का लगभग कहना है, जितने लोगों से मैंने बात किया, कि ये सबसे बड़ी सफलता 24 की है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को अपनी एक पहचान मिल गई। जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ भी बीजेपी को सफलता मिली है और बीजेपी अब वहाँ गाँव तक पहुँच गई है। और भविष्य की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि अब दक्षिण भारत में बीजेपी राजनीति करेगी। तो अब एक कहना है कि एक राष्ट्रीय चरित्र जो है इस बार के चुनाव में बीजेपी का नया। चलिए बने रहे विकास, अब लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। अलवर सीट से भूपेंद्र यादव फिलहाल चुनाव जीत गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और फिलहाल वो चुनाव जीत गए हैं अलवर सीट से। और उनका चुनावी मैनेजमेंट भी काफी चर्चा में रहा, क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट उनका माना जाता है। 48,000 वोटों से जीते हैं और ये लगभग तय माना जा रहा था मनोज सर। हाँ देखिए, लेकिन अगर हम देखें पिछली बारी वहाँ बीजेपी का विक्ट्री मार्जिन काफ़ी अच्छा था, तो ये उम्मीद थी कि भूपेंद्र यादव का विक्ट्री मार्जिन वहाँ 50-60,000 के करीब ही होगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लोकल अपोजिशन था। लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियत है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के में जो स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे जो नेता है उसमें भूपेंद्र यादव का नाम सबसे ऊपर है। और भूपेंद्र यादव की लीडरशिप में आपने देखा होगा कि बिहार का इलेक्शन लास्ट टाइम बीजेपी ने बहुत बाकी कई राज्यों में भी, हाँ बाकी कई राज्यों में एक जो सवाल है सर, मैं उसके बाद राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश की भी बात आपसे करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल हैं, क्या इस बार वो रणनीति काम नहीं आई? क्योंकि राजभर के बेटे घोषी से चुनाव हार रहे हैं, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की जो दूसरी सीट है वो भी चुनाव हार रही हैं, और इसके अलावा जो बाकी जो उनके सहयोगी थे संत कबीरनगर से प्रवीण निषाद, वो भी चुनाव हार रहे हैं। तो ये पूरा मैनेजमेंट कैसे गड़बड़ हो गया? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में तो पूरा एनडीए की हालत ख़राब है। मेरे सामने जो अभी डेटा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट मैंने खोली भी है, तो उसमें बीजेपी को लीड अभी सिर्फ 31 सीट्स में है। जब हमने लास्ट टाइम खोली थी तो ये 36 सीट्स में थी। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी की पूरी स्ट्रेटेजी, वो अपना जो कम्युनिकेट करना चाहते थे वहाँ सेंटर, तो एक जो मैसेज गया है कि वहाँ सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो सारी चीज़ों का मेरे को लगता है कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। और दूसरी तरफ से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया। ये